गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। तो सबसे पहले आज हम रिवीजन देखेंगे, क्योंकि कमेंट आए हुए थे कि मैम पहले आप रिवीजन कराया करो और बाद में जो करंट के क्वेश्चन करवाया करो। तो सबसे पहले आज हम रिवीजन ही देखेंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलो स्टार्ट करते हैं कल वाली क्लास का रिवीजन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 14th संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया जाएगा? तो किसके बीच किया जाएगा अभी? ये किया जाएगा भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच किया जाएगा? तो ये जो भारत और थाईलैंड के बीच किया जाएगा। और इस अभ्यास का क्या नाम है? इस अभ्यास का नाम है मैत्री अभ्यास। और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 14th नंबर का संस्करण है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ड्रोन कप 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ड्रोन कप है ये किस रिलेटेड है, कौन से गेम से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड। और जो ड्रोन कप है ये एशिया का सबसे पुराना कप है। ठीक है, ये जो ड्रोन कप है ये एशिया का सबसे पुराना ड्रोन कप है। तो ये कौन से गेम से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। और जो 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किसने किया है? तो किया नॉर्थ जो है किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। इसमें विजेता कौन है? तो इसमें विजेता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और जो इसमें उपविजेता है ये कौन है? तो इसमें जो उपविजेता है ये डायमंड, इसमें जो उपविजेता है ये कौन है? तो इसमें जो उपविजेता है ये डायमंड हार्बर एफसी। जो इसमें उपविजेता ये कौन है? तो इसमें है जो डायमंड हार्बर एफसी। तो इनके दोनों के बीच का स्कोर क्या रहा था? तो ये रहा था 6-1। इसका स्कोर क्या रहा था? तो इसका स्कोर रहा था 6-1 है जो इसका स्कोर रहा था। ठीक है, तो है ये जो कहाँ इसका आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन भारत के 5 राज्यों में हुआ था, झारखंड में, असम में, मेघालय में, मणिपुर में और पश्चिम बंगाल में जो इसका आयोजन हुआ था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में MiG-21 की विदाई उड़ानें कहाँ आयोजित की गई है? तो है जो 60 साल इसके योगदान के बाद है जो अब इसका रिटायरमेंट टाइम आ गया। तो जो MiG-20 है इसको अभी रिटायरमेंट पार्टी दी जाएगी। ठीक है, तो है जो इसकी आखिरी उड़ान है ये कहाँ से भरी गई थी? तो ये भरी गई थी नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर से। जो इसकी आखिरी उड़ान ये कहाँ से भरी गई थी? तो ये भरी गई थी नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर से। और ये जो आखिरी उड़ान है ये किसने भरी थी? तो ये भरी थी एयर चीफ मार्शल ने इनकी आखिरी उड़ान भरी थी। तो ये कौन थे चीफ एयर मार्शल? तो ये थे एपी सिंह। एपी सिंह ने जो इसकी आखिरी उड़ान भरी थी, एपी सिंह ने जो इसकी आखिरी उड़ान भरी थी। जो इसकी फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल पार्टी कहाँ होगी? तो इसकी जो फेयरवेल पार्टी है, तो ये कहाँ होगी? तो फेयरवेल पार्टी होगी, तो ये होगी चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पे। और ये कब होगी? तो ये होगी 19 सितंबर को होगी। कब होगी ये? तो ये जो 19 सितंबर को होगी। अभी तो जो इसकी आखिरी उड़ान भरी गई है कहाँ भरी गई है? तो ये भरी गई है नाल एयरफोर्स स्टेशन बीकानेर पे भरी गई है। ठीक है, भारत में जो इसने MiG-21 ने 60 साल तक अपना योगदान दिया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 25 अगस्त 2025 को भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनीस दयाल सिंह को। किसको किया गया ये? तो ये किया गया अनीस दयाल सिंह को। ठीक है, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये कौन है? तो ये कौन है भाई? तो ये है अजीत डोवाल। ये कौन है? ये है अजीत डोवाल है। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कौन है? तो ये अनीश डोवाल है। ठीक है, जो अनीस दयाल सिंह है ये है पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक। ये है पूर्व सीआरपीएफ महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, महानिदेशक है ये, महानिदेशक। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया अनीश दयाल सिंह को। किसको नियुक्त किया गया ये? तो ये किया गया अनीश दयाल सिंह को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान मिशन किसने लॉन्च की है? तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। कहाँ है कुरुक्षेत्र? तो ये हरियाणा में। इसको घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो की गई है, किसने लॉन्च किया गया है? तो ये जो हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है। हरियाणा के सीएम कौन है? तो ये न्याब सिंह सैनी। हरियाणा के जो सीएम कौन है? तो ये है न्याब सिंह सैनी। कौन हरियाणा के सीएम? तो ये है न्याब सिंह सैनी। इन्होंने जो ये मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान स्टार्ट की है। ठीक है, और जो मनोहर लाल खट्टर थे ये थे हरियाणा के पूर्व सीएम। ये थे हरियाणा के पूर्व सीएम थे। ठीक है, और जो कुछ ही दिन पहले जो हरियाणा के गवर्नर भी नियुक्त किए गए हैं, तो ये किनको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आशम घोष को। ठीक है, जो गवर्नर है हरियाणा के ये किनको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आशम घोष को। इसको किया गया ये, तो ये किया गया आशम घोष को, जो हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा सी बी। अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में अपना पहला पूर्ण महिला कमांडो अभियान शुरू किया है। तो ये अभियान क्यों शुरू किया गया है? तो ये लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। और ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया है सीआईएसएफ ने। किसने स्टार्ट किया ये अभियान? तो ये किया है सीआईएसएफ ने। किसने स्टार्ट किया ये अभियान? तो ये किया है सीआईएसएफ ने जो ये अभियान स्टार्ट किया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि ओपन एआई ने 2025 में अपना पहला भारतीय कार्यालय कहाँ खोलने की घोषणा की है। तो ये जो पहला भारत में जो ये पहला भारतीय कार्यालय रहेगा, ठीक है। जो ओपन एआई है ये क्या है? तो ओपन एआई है अमेरिकी कंपनी। क्या है ये? अमेरिकी कंपनी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कैलिफोर्निया में। ओपन एआई का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो ये है कैलिफोर्निया में। जो आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, तो है जो इसी का है ये जो चैट जीपीटी, इसी का चैटबॉट है। ओपन एआई का ही चैटबॉट है चैट जीपीटी, ठीक है। तो है जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो भारत में जो अपना पहला इंडियन ऑफिस कहाँ खोलेंगे? तो ये खोलेंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ खोलेंगे ये? तो ये खोलेंगे न्यू दिल्ली में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कि अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता है। और कौन से वर्ग में जीता है? तो ये जीता है 48 वर्ग में। और किसने जीता है? तो जीता है मीराबाई चानू ने। कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये करती है मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। और गेम कौन सा है इनका? तो यह वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। कौन सा गेम है? तो ये है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इनका गेम है। जो इनका कुल भार था ये कितना था? ये था 193। जो इनका कुल भार था ये कितना था? ये था 193 था जो इनका कुल भार था, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। अपना राइट आंसर क्या है? तो अपना राइट आंसर है बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में सबसे स्मार्ट शहर कौन सा रहा है? तो है जो ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये करता है IMD। कौन जारी करता है? तो ये करता है IMD। IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है IMD की? तो ये होती है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जो सबसे 2025 में सबसे स्मार्ट शहर कौन सा रहा है? तो ये रहा है ज्यूरिख। कौन सा रहा है? ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में। और सेकंड नंबर पे कौन सा रहा है? सेकंड नंबर पे रहा है आस्लो। सेकंड नंबर पे कौन है? आस्लो। ये कहाँ का देश है? तो ये नॉर्वे का है, ठीक है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है ज्यूरिख। फर्स्ट पे है ज्यूरिख। फर्स्ट पे है ज्यूरिख और सेकंड पे है आस्लो। आस्लो ये कहाँ का देश है? ये कौन से देश का शहर है? तो ये नॉर्वे का। और जो ज्यूरिख है ये कहाँ का? ये स्विट्जरलैंड का। ये है स्विट्जरलैंड का। ये है स्विट्जरलैंड का। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे जिनेवा। जिनेवा भी कहाँ है? जिनेवा भी है जो स्विट्जरलैंड में। जिनेवा भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा में जो WHO का हेडक्वार्टर भी है। जिनेवा में जो WHO का हेडक्वार्टर भी है। WHO का हेडक्वार्टर भी है यहाँ, ठीक है। WHO का जो हेडक्वार्टर भी है तो है। तो भारत में इसकी क्या रैंक रही है भाई? भारत की क्या रैंक रही है? तो भारत है जो टॉप 100 से बाहर रहा है, ठीक है। भारत जो टॉप 100 से बाहर रहा है। तो भारत में जो सबसे स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो यह दिल्ली, ठीक है। कौन सा है? ये दिल्ली। तो दिल्ली की क्या रैंक है? दिल्ली की क्या रैंक है? तो दिल्ली की रैंक है 104। दिल्ली की क्या रैंक है? तो दिल्ली की रैंक है 104। सेकंड नंबर पे कौन है भारत में? भारत में सेकंड नंबर पे कौन है? मुंबई। मुंबई की क्या रैंक है? मुंबई की रैंक से 106। मुंबई की जो रैंक है ये 106। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे हैदराबाद। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे हैदराबाद। और हैदराबाद की क्या रैंक है? तो ये 109। हैदराबाद के अंदर क्या रैंक है? तो ये है 109। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा ज्यूरिख। ज्यूरिख कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अच्छा, तो ये इतना ही था भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टुडे करंट अफेयर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो कि हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में किस महान क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किसने किया? ये किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है। किसने किया है? तो ये किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है। एसोसिएशन ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो ये किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने किया है। और कहाँ की है ये? तो ये किया है कहाँ की है ये? तो की है वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ की है ये? तो की है वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ की है ये? तो की है वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ की है ये? तो ये की है वानखेड़े स्टेडियम में की है, ठीक है। और ये वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो ये मुंबई में। कहाँ है ये वानखेड़े स्टेडियम? तो ये मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है ये वानखेड़े स्टेडियम? ये है मुंबई में। और है जो किस महान क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया है?
तो किस महान क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है, किस महान क्रिकेटर के जो प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है सुनील गावस्कर। ठीक है, ये किसकी किया है? ये किया है कौन सी, किसके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के जो प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, इसमें है जो उनके द्वारा 10,000 टेस्ट रन पूरे करने को एक शॉट में दिखाया गया है। ठीक है, इन्होंने जो 10,000 रन टेस्ट में पूरे किए थे ना, तो उनको जो एक शॉट में दिखाया गया है। और है जो इस संग्रहालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? इस संग्रहालय का नाम है जो किसके नाम पे रखा गया है? तो रखा गया है शरद पवार, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है बी, ये सुनील गावस्कर। ठीक है, और इसका जो कहाँ की है, इसका अनावरण कहाँ किया है? तो ये वानखेड़े स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? ये मुंबई में। और ये किसने किया है? तो ये किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने की है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ तक की बीमा योजना शुरू की है? तो ये किसने की है अभी 1 करोड़ तक की बीमा योजना शुरू? तो ये जो 1 करोड़ तक की है बीमा योजना किसने शुरू की है? कि बीमा योजना किसके लिए स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है नगर पालिका कर्मचारियों के लिए। नगर पालिका किसके लिए की है ये? तो की है नगर पालिका किसके लिए की है ये? तो ये नगर पालिका कर्मचारियों के लिए। नगर पालिका कर्मचारियों के लिए। नगर पालिका कर्मचारियों के लिए। ठीक है, ये कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। कौन से राज्य ने स्टार्ट की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। ये की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो इसको स्टार्ट किया। और इसकी घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा किसने की थी? तो ये की थी आंध्र प्रदेश के सीएम। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भाई? आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू है जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। चंद्रबाबू नायडू ने जो यहाँ पे एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छ आंध्र सवर्ण। स्वच्छ आंध्र सवर्ण आंध्र अभियान। तो इसी के दौरान है जो चंद्रबाबू नायडू ने ये घोषणा की है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि नगर पालिकाओं को कर्मचारियों के लिए जो 1 करोड़ तक के बीमा की योजना को शुरू किया गया। 1 करोड़ तक की बीमा को योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो किसने किया ये? कौन से राज्य ने किया? तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा अपना राइट आंसर? तो ये रहेगा बी। तो है ये कि 1 करोड़ तक की बीमा योजना किसने स्टार्ट की गई है? तो कि आंध्र प्रदेश ने। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ये घोषणा की थी जब स्वच्छ सवर्ण अभियान चल रहा था आंध्र प्रदेश के अंदर। तो उसी के दौरान है जो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो नगर पालिकाओं को 1 करोड़ तक का बीमा योजना दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसको दिया जाएगा? क्योंकि नगर पालिका कर्मचारियों को। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये रहे बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया है? तो है जो कितने सालों के लिए किया भाई? तो है जो ये सबसे पहले देखिए निर्यात संवर्धन मिशन किसने शुरू किया है? क्योंकि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने। किसने स्टार्ट किया ये? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने। किसने स्टार्ट किया ये? कि ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के जो मंत्री है ये कौन है? तो ये है पीयूष गोयल। कौन है ये? तो ये है पीयूष गोयल। कौन है? तो ये है पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल है। ठीक है, तो है जो कितने वर्षों के लिए स्टार्ट किया गया है? तो किया है 2025 से लेकर के 2031 तक। ठीक है, ये जो 2025 से लेकर के 2031 तक के लिए शुरू किया गया, यानी कि 6 साल के लिए जो शुरू किया गया। कितने साल के लिए शुरू किया गया? तो यानी कि ये जो 6 साल के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और उसमें जो है लागत कितनी रहेगी? इसमें लागत कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 25,000 करोड़। तो इसमें जो लागत कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 25,000 करोड़ लागत रहेगी। कितनी लागत रहेगी इसमें? तो इसमें 25,000 करोड़ लागत रहेगी। इसमें 2 योजनाएं शामिल है। ये कौन कौन सी है? इसमें 2 जो योजनाएं शामिल है। इसमें जो 2 योजनाएं शामिल है, 2 योजनाएं शामिल है। इसमें जो 2 योजनाएं शामिल है तो ये कौन कौन सी है? इसमें 2 योजनाएं शामिल है तो ये कौन कौन सी है? एक तो है निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन। और एक कौन सी है? एक है निर्यात दिशा। एक कौन सी? एक है निर्यात दिशा। इसमें जो 2 योजनाएं शामिल है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कौन सी 2 योजनाएं शामिल है? एक तो निर्यात
प्रोत्साहन, एक है निर्यात दिशा। ठीक है, इसमें है जो, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि, इसका जो उद्देश्य ये है कि समावेशी, व्यापक समावेशी, व्यापक समावेशी, व्यापक समावेशी और टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना, और टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना, टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य, टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य, टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि व्यापक समावेशी और टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कितने सालों के लिए स्टार्ट की गई है, तो ये की गई है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए स्टार्ट की गई है, तो ये की गई है 6 साल के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो ये जो भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए किया है, तो भारत सरकार ने 6 सालों के लिए किया है। और ये कौन से मंत्रालय द्वारा है जो निर्यात संवर्धन मिशन स्टार्ट किया गया है, तो ये किया है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है पीयूष गोयल। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि व्यापक समावेशी और टिकाऊ निर्यात को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसमें लागत कितनी है, तो ये है 25,000 करोड़। इसमें लागत कितनी है, तो ये है 25,000 करोड़। और ये इसमें 2 योजनाएं शामिल है, ये कौन सी है, एक तो है निर्यात प्रोत्साहन और एक है निर्यात दिशा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 5 से लेकर के 27 सितंबर 2025 तक पहला कला और संस्कृति महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। तो कौन से ने की है भाई, सबसे पहले देखिए महोत्सव का नाम क्या है, तो महोत्सव का क्या नाम है, महोत्सव का क्या नाम है, तो यह नेपाल कला और सांस्कृतिक महोत्सव, और सांस्कृतिक महोत्सव, संस्कृति महोत्सव, इसका क्या नाम है, इसका नाम है नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव। और जो है आयोजित, इसका जो, इसकी जो टाइम पीरियड है कितना है, इसका जो टाइम पीरियड है ये है, जो इसका टाइम पीरियड कितना है इस महोत्सव का, इसका जो टाइम पीरियड ये कितना है, तो इसका टाइम पीरियड है 22 दिन। कितना है इसका टाइम पीरियड, ये है 22 दिन। कितना है ये, तो ये है 22 दिन। तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है नेपाल। कौन स्टार्ट करेगा ये, तो ये महोत्सव कौन स्टार्ट करेगा, तो ये नेपाल करेगा। और नेपाल में कहाँ पे होगा ये, नेपाल में कहाँ होगा, तो नेपाल में होगा काठमांडू में। काठमांडू के जो 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। ठीक है, काठमांडू के 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। तो ये कौन स्टार्ट कर रहा है, तो ये नेपाल कर रहा है, और है जो कहाँ कर रहा है, तो ये काठमांडू के जो 5 शहरों में इसका आयोजन होगा। और ये इसका संस्करण कौन सा है, ये कौन सा संस्करण का है, तो इसका संस्करण कौन सा है, इसका संस्करण है पहला। ठीक है, इसका संस्करण कौन सा है, इसका संस्करण है पहला। कौन सा संस्करण है इसका, तो इसका जो संस्करण है ये पहला संस्करण है। ठीक है, और है ये जो इंद्र यात्रा के साथ, इसका उद्देश्य क्या है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये इंद्र यात्रा के साथ, इंद्र यात्रा भी एक महोत्सव है। ठीक है, इंद्र यात्रा भी वहाँ का एक महोत्सव है। तो इंद्र यात्रा महोत्सव के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है, ये कि इंद्र यात्रा के साथ मिलकर इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य केंद्र यात्रा के साथ मिलकर क्या है कि, इसका उद्देश्य है कि, एक बार रुको, इसका उद्देश्य है कि इंद्र यात्रा के साथ मिलकर, इंद्र यात्रा के साथ मिलकर पर्यटकों को आकर्षित करना, पर्यटकों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, पर्यटकों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। पर्यटकों को जो आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि इंद्र यात्रा के साथ मिलकर पर्यटकों को आकर्षित करना, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो यह जो कब से लेकर कब तक होगा, ये कब से लेकर कब तक होगा, तो ये होगा 5 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर से लेकर के जो 27 सितंबर तक। ठीक है, 27 सितंबर तक है जो इसका आयोजन होगा। ठीक, और ये कहाँ होगा, तो ये होगा नेपाल में होगा। इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है नेपाल। ये पहला संस्करण है नेपाल का। ठीक है, ये जो पहला संस्करण है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, तो अपना राइट आंसर रहेगा सी। क्या अपना राइट आंसर, तो ये रहेगा सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया है। तो है जो इस
कितनी करोड़ योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है 5400 करोड़। कितनी योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया है 5400 करोड़। कितनी योजना का शुभारंभ किया है? तो किया है 5400 करोड़। तो है जो कितनी करोड़ योजना का शुभारंभ किया? तो किया 5400 करोड़। 5400 करोड़ योजना का शुभारंभ किया। और किसने किया इसका शुभारंभ? तो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने इसका शुभारंभ किया? तो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है भाई? तो ये किया है अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में जो इसका शुभारंभ किया है, अहमदाबाद में इसका शुभारंभ किया। और अहमदाबाद में कहाँ पे किया है? तो किया है खोडला धाम मैदान में। खोडला धाम मैदान में, खोडला धाम मैदान में जो इसका शुभारंभ किया, खोडला धाम मैदान में इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, इसका शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है खोडला धाम मैदान में जो इसका शुभारंभ किया है। जो इसका है उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है कि गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, शहरी विकास को बढ़ावा देना, ठीक है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, शहरी विकास को बढ़ाना, और जो ऊर्जा हो गया, सड़क हो गया और रेलवे होगा, इन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये रहेगा 5400 करोड़। क्या इसका राइट आंसर? तो ये है 5400 करोड़। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये कि जिला न्यायपालिका के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI दिशा निर्देश प्रकाशित करने वाला भारत का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये भारत का पहला उच्च न्यायालय बन जाएगा। ठीक है, ये भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। उच्च न्यायालय बन गया। ठीक है, उच्च न्यायालय बन गए जो कि जिला न्यायपालिकाओं के लिए AI का यूज प्रयोग करेगा। ठीक है, जो कि जिला न्यायपालिका के लिए AI का प्रयोग करेगा। जिला न्यायपालिकाओं के लिए AI का प्रयोग करेगा। न्यायपालिकाओं के लिए जिला न्यायपालिकाओं के लिए जो AI का प्रयोग करेगा, ये ऐसा पहला न्यायालय बन गया। ठीक है, तो ये ऐसा पहला न्यायालय बन गया कि जिला न्यायपालिका में AI का प्रयोग करने वाला ये भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। जिला न्यायपालिका में AI का प्रयोग करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया। तो कौन सा न्यायालय? तो ये है कर्नाटक हाई कोर्ट। कौन सा है ये? तो यह कर्नाटक हाई कोर्ट। कौन सा है ये? तो यह कर्नाटक हाई कोर्ट। कौन सा है ये? तो यह कर्नाटक हाई कोर्ट। तो ये कौन सा बन गया? तो ये बन गया कर्नाटक हाई कोर्ट जो बन गया। ठीक है, इसमें जो ओनली डायरेक्शन दी जाएगी, ना कि आर्ग्यूमेंट। इसमें जो ओनली है, जो इसमें ओनली डायरेक्शन दी जाएगी। कानून का जो ओनली डायरेक्शन, इसका जो ओनली डायरेक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ना कि कानूनी आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, ना कि कानूनी आर्ग्यूमेंट के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, ओनली डायरेक्शन के लिए जो इसका यूज किया जाएगा, अगर जो भी इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर जो भी कानूनी आर्ग्यूमेंट के लिए इसका यूज करता है, या सुरक्षा से रिलेटेड हो गया या डेटा से रिलेटेड हो गया, जो भी इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर जो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ओनली डायरेक्शन के लिए जो इसका यूज किया, इसको प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया कर्नाटक हाई कोर्ट। कौन सा बन गया है? तो ये बन गया कर्नाटक हाई कोर्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसा करने वाला भारत का ये पहला उच्च न्यायालय, तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला उच्च न्यायालय है कि जिसने जिला न्यायाधीशों में AI का प्रयोग स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये ओनली डायरेक्शन के लिए यूज किया जाएगा, ना कि कानूनी आर्ग्यूमेंट के लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2025 में सरकार ने किस महान नेताओं की जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है? तो है जो उच्च समिति स्तर के समितियों का गठन किया है। तो ये जो कौन से महान नेताओं के लिए मनाने के लिए गया अभी, तो ये किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो यह डी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसको आप जानते हैं कि इनको लौह पुरुष कहा जाता है। इनको जो लौह पुरुष कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? इनको जो लौह पुरुष कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ठीक है, उनके कौन से नंबर की जयंती है ये?
तो इनके 150वें नंबर की जयंती है। कौन से नंबर की जयंती है ये? तो 150वें नंबर की जयंती है। और ये कब मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 31 अक्टूबर 2025 को। कब मनाई जाएगी ये? तो मनाई जाएगी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। तो इनकी जो समिति है इनमें कितने सदस्य हैं? जो इनकी समिति है इनमें कितने सदस्य हैं? तो ये जो इनकी समिति में सदस्य हैं ये है 124। इसमें जो 124 सदस्य रहेंगे प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री, ठीक है, अन्य प्रमुख मंत्री रहेंगे इन समिति में, अन्य प्रमुख मंत्री रहेंगे, ठीक है। तो जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, ठीक है। और इनके कौन से नंबर की जयंती है अभी की बार? तो ये 150वें नंबर की जयंती है। और ये कब मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 31 अक्टूबर 2025 को इनकी जयंती मनाई जाएगी। और जो इनकी समिति में ये कितने अध्यक्ष हैं, वो सदस्य शामिल है, तो ये 124 सदस्य शामिल है, प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री, ठीक है। तो है बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा, तो ये है झारखंड के आदिवासी नेता, ये है झारखंड के आदिवासी नेता, और ये क्रांतिकारी भी थे, ठीक है, ये थे आदिवासी नेता, झारखंड के आदिवासी नेता। इनका जो है, इनको क्या कहा जाता है? इनको धरती आबा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है धरती आबा भी, इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको जो धरती आबा भी कहा जाता है। तो इनके जो इनकी जयंती ये कौन से नंबर की है? तो इनकी जयंती भी 150वें नंबर की है। कौन सी जयंती है इनकी? तो इनकी जयंती भी 150वें नंबर की है। ये कब मनाई जाएगी? तो मनाई जाएगी 15 नवंबर 2025 को। ये कब मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। और इनकी समिति में कितने सदस्य हैं? इनकी समिति में कितने सदस्य हैं? तो ये है 118। इसमें कितने? ये 118 है। इसमें भी प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री है, ठीक है, अन्य प्रमुख मंत्री है, ठीक है। और है कौन से? ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप इनको भी जानते हो, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। जो इनकी जयंती ये कौन से नंबर की है? इनकी जयंती कौन से नंबर की है? इनकी कौन से नंबर की जयंती थी? तो ये थी 100वें नंबर की। कौन से नंबर की थी ये? तो ये थी 100वें नंबर की जयंती है। इनकी जयंती जो मनाई जा चुकी है, ठीक है, ये कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 25 दिसंबर 2024 को। इनकी जो जयंती है कब मनाई गई थी? तो ये जो 25 दिसंबर 2024 को इनकी जयंती मनाई गई थी, ठीक है। जो इनकी समिति में सदस्य कितने हैं? ये भी थे 124 प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महान नेताओं ने जो योगदान दिया है उनको सम्मानित करना। जो भी मतलब महान नेताओं ने योगदान दिया था तो उनको सम्मानित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको लौह पुरुष कहा जाता था। और जो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो इनके अब की बार कौन से नंबर की जयंती है? तो 150वें नंबर की जयंती है। तो ये जयंती कब मनाई जाएगी? तो ये मनाई जाएगी 31 अक्टूबर 2025 को इनकी जयंती मनाई जाएगी, ठीक है। और इनकी समिति है, इनसे रिलेटेड जो समिति बनाई गई उसमें कितने सदस्य हैं? तो 124 प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री। तो जो बिरला मुंडा है ये थे झारखंड के आदिवासी नेता। ये कौन थे? तो ये थे झारखंड के आदिवासी नेता। इनको जो धरती आबा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको धरती आबा भी कहा जाता है। इनकी भी जो 150वें नंबर की बार जयंती थी, तो जयंती है मतलब मनाई जाएगी। आगे कब मनाई जाएगी ये? तो ये मनाई जाएगी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी, ठीक है। जो इनकी समिति में ये कितने सदस्य थे? तो भी ये इसमें थे 118 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? ये थे 118 सदस्य, प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री। और जो अटल बिहारी वाजपेयी, आप इनको जानते हो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी कौन से नंबर की जयंती मनाई गई थी? तो इनकी जो जयंती पहले मनाई जा चुकी है, ठीक। 2024 में कौन से नंबर की मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 100वें नंबर की, ठीक है। कौन से नंबर की मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 100वें नंबर की है जो जयंती मनाई गई थी। जो इनकी समिति में ये कितने सदस्य थे? तो इनकी जो समिति में थे 124 सदस्य थे, प्रधानमंत्री सहित अन्य प्रमुख मंत्री। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा भाई डी। क्या है अपना राइट आंसर? तो ये है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि अगस्त 2025 में इंडस इंड बैंक के नए MD और CEO कौन होंगे? तो जो इंडस इंड बैंक के नए CEO इनको किसने नियुक्त किया है? तो ये किया RBI ने। किसने नियुक्त किया है? तो ये RBI ने किया। RBI की फुल फॉर्म क्या है? ये है रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना ये कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब पेपर है उनमें पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? जो इसका हेडक्वार्टर है ये कहाँ है भाई? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ है ये? तो ये है मुंबई में। कहाँ है ये मुंबई में है। मुंबई में जो 1937 में मुंबई को बनाया गया था। इससे पहले 1935 में कोलकाता था। यहाँ कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था ठीक है। जो 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? ये था कोलकाता में। और जो आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है ये? तो ये संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा है जो आरबीआई के गवर्नर है ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमारे क्या पूछ रखा है कि इंडस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो कौन होंगे भाई? तो ये हो गया राजीव आनंद ठीक है। ये जो इंडस इंड बैंक के नए सीईओ और एमडी होंगे। तो इनको है जो किसने नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने किया है ठीक है। किसने नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा डी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये है डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है कि अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना में कौन से 2 स्टील फ्रिगेट शामिल किए गए हैं? तो स्टील्थ फ्रिगेट क्या होता है भाई? स्टील्थ फ्रिगेट स्टील फ्रिगेट क्या होता है? स्टील फ्रिगेट होता है स्टील फ्रिगेट क्या होता है? स्टील फ्रिगेट बताओ भाई क्या होता है? स्टील फ्रिगेट होता है ये रेडार में कम दिखाई देते हैं ठीक है। ये रेडार में कम दिखाई देते हैं। रेडार में कम दिखाई देने वाले होते हैं। रेडार में कम दिखाई देने वाले होते हैं। कम दिखाई देने वाले होते हैं लेकिन ताकतवर होते हैं। लेकिन है जो ताकतवर होते हैं ये ठीक है। तो ये है जो 2 स्टील फ्रिगेट किसने शामिल किया है? तो ये किसने किया है? ये 2 स्टील किसने शामिल किए हैं? तो ये किसने शामिल किया? तो ये भारतीय वायुसेना ने की है। भारतीय नौसेना ने की है ठीक है। भारतीय नौसेना ने शामिल की है। क्या शामिल किए? 2 स्टील फ्रिगेट शामिल किए। 2 स्टील फ्रिगेट शामिल किए। क्या शामिल किए? तो 2 स्टील फ्रिगेट शामिल किए हैं ठीक है। 2 स्टील फ्रिगेट कौन कौन से हैं? एक तो है INS उदयगिरी। एक तो है INS उदयगिरी। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है INS हिमगिरी। दूसरा कौन सा है? तो ये है हिमगिरी। और जो है इसको कहाँ बनाया गया था? INS उदयगिरी को इसको बनाया गया था मुंबई में। कहाँ बनाया गया था इसको? तो इसमें इसको बनाया गया था मुंबई में। और जो INS हिमगिरी है इसको कहाँ बनाया गया था? इसको कहाँ बनाया गया था? इसको जो कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया गया था कोलकाता में। इसको कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था कोलकाता में। इसको कहाँ बनाया गया था? तो इसको जो कोलकाता में बनाया गया था। इसमें जो खास बात क्या है? इसमें जो 8 ब्रह्मोस मिसाइल है। इसमें जो 8 ब्रह्मोस मिसाइल है और जो लंबी दूरी वाली भी मिसाइल है उसके इसमें जो लंबी दूरी वाली भी मिसाइल है। लंबी दूरी वाली मिसाइल भी है। लंबी दूरी वाली मिसाइल। और क्या है? और है उन्नत सेंसर। और क्या है? उन्नत सेंसर है इसके अंदर क्या है? इसके जो हाई क्वालिटी का इसके अंदर सेंसर है ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? इसमें जो 8 ब्रह्मोस मिसाइल रहेगी और जो लंबी दूरी वाली भी मिसाइल रहेगी और जो उन्नत सेंसर रहेगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो अपना राइट आंसर रहेगा INS उदयगिरी एंड हिमगिरी। तो ये जो 2 स्टील्थ फ्रिगेट शामिल किए 2 फ्रिगेट शामिल किए गए 2 स्टील फ्रिगेट शामिल किए गए। कौन कौन सा किया गया है? तो किया गया INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी शामिल किया गया ठीक है। ये किसने शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। किसने शामिल किया ये? तो क्या भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। जो INS उदयगिरी इसको कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया गया था मुंबई में। और जो INS हिमगिरी इसको कहाँ बनाया गया था? इसको बनाया गया था कोलकाता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कि भारत और विश्व खाद्य कार्यालय ने विश्व स्तर पर किस वस्तु की आपूर्ति के लिए एक आशय पत्र पर हस्त की है? तो कौन सा करेगा? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो इस पर थोड़ा रिसर्च करना, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ करके फिर बताना इसका राइट आंसर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।